ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे 2 रोज़ा दौरा है, कितना सिग्निफिकेंट है, और दूसरा ये कि दोबारा चीनी सदर को भी दौरे की दावत दी गई है और सितंबर में दी गई है, जो कि आप जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी कामयाबी के तौर पर जाहिर किया जा सकता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आई थिंक हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जो रीअलाइनमेंट है ग्लोबल ऑर्डर की, आप कह लें कि उसके अभी खदोख्वाल जो है वादे किए जा रहे हैं, और ये बैक टू बैक है। बिकॉज अभी ट्रम्प साहब ने किया और ये एक्सपेक्टेड था, पहले तो था कि शायद एंड ऑफ द ईयर शी जिनपिंग भी जाएंगे अमेरिका, लेकिन अगर सितंबर की बात हो इसका मतलब है कि उसमें अर्जेंसी है, बिकॉज ये नॉर्मली रेसिप्रोकल ही होता है। ना अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि वो वन साइडेड दौरा करे, एंड सेम इज ट्रू फॉर चाइनीज लीडरशिप। आई थिंक इसके अंदर जो 3-4 चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो ये समहाउ इट वाज सपोज टू बी यूएस चाइना, और आप कह रहे हैं इसमें बेसिकली 2 ग्रेड्स की बात हो रही है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन फाइनली ये एक बायपोलर वर्ल्ड ही बनेगा, बिकॉज एक तरफ चाइना विद इकोनॉमिक माइट है और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, और एक तरफ अमेरिका विच इज अ रिलेटिवली नाउ डिक्लाइनिंग सुपर पावर, लेकिन वो चाहेंगे कि वो कोई नया अरेंजमेंट करे। ये हमेशा होता आया है। पहले सोवियत यूनियन का आप टाइम देख लें, लास्ट जब सोवियत यूनियन डिक्लाइन कर रहा था तो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो, तो अभी आई थिंक नाउ द पावर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूरेशिया। और दूसरा जो है इसमें डिस्पाइट के इसमें ज्यादा फोकस होना चाहिए था ऑन ट्रेड टैरिफ्स और जो फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर है, लेकिन समहाउ डिस्कशन ज्यादा फोकस रही इमीडिएट वॉर पे, बिकॉज इस वॉर ने इम्पैक्ट किया पूरी दुनिया को। लेकिन अच्छी वाइज आई हैं, अगर ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट शी वांटेड कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली रहे, तो वो तो सारी दुनिया चाहती है। बाकी शायद इसका जो सॉरी सैनिटरी इम्पैक्ट आएगा वो कंटिन्यूएशन ऑफ सीज फायर हो सकता है और चीजें शायद सेटलमेंट की तरफ जाएं। तो ये आई थिंक 2 चीजें। बाकी जी जी आपको लगता है कि इस एफर्ट से, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सदर ट्रंप भी और जो चीनी सदर हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो वॉर है वो एंड हो जाए, और वो तो पूरी दुनिया चाहती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल जाए, आपको लगता है कि चाइना जो है अब ईरान को मना पाएगा और किसी ना किसी कंडीशन पर इस पेज पर ला पाएगा कि इस वॉर को यहीं रोका जाए और जो कंडीशंस लगाई गई हैं उनको या तो माना जाए? बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो दोनों फरीकैन हैं इस जंग के, वो एक एक रेड लाइन अपनी बनाकर खड़े हैं और वो उससे आगे पीछे नहीं हो रहे। गो के वो बार बार यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात को वो तरजीह देते हैं, लेकिन डेडलॉक बरकरार है। इस मुलाकात के बाद कोई ब्रेक थ्रू आप देख रहे हैं? ये ज्यादा चांसेस हैं। देखें, उससे पहले भी अगर आप देखें जो एक्सटेंड किया गया था सीज फायर, उसकी डेट बिल्कुल कोइंसाइड कर रही थी विद विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। और अगर जो एग्रीमेंट शायद हो गया हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली के बजाय दिसंबर के, अगर सितंबर में हो रहा तो सितंबर में देखें ज्यादा टाइम नहीं रह गया। नाउ यू आर लुकिंग एट बेसिकली जून, जुलाई एंड अगस्त। और ये हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब विजिट किया तो वॉर को रोका गया था, तो अगर प्रेसिडेंट शी का विजिट होना है तो वॉर आगे कंटिन्यू करेगी। So either it is going to be a permanent settlement, जो मेरी असेसमेंट है वो गलत हो सकती है, बिकॉज नियोकॉन्स बैठे हुए हैं स्कटल करने के लिए, ज़ायनिस्ट लॉबी है, भारतीय हैं बहुत ज्यादा एक्टिव, लेकिन आई डोंट थिंक सो नाउ दे आर मेजॉरिटी, बिकॉज अभी मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें तो मेरे ख्याल 95% ऑफ द ग्लोब वांट्स इट, अदर देन ये डिटेक्टर्स हैं। तो उस लिहाज से इसमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि शायद अमन की तरफ चीजें जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा, एक बात तो आपने पहले की कि वो सोचा जा रहा था कि टैरिफ्स पे बात होगी, रेयर अर्थ मिनरल्स पर बात होगी, लेकिन बात जो सामने आ रही है या मीडिया के सामने आ रही है वो सिर्फ जंग के हवाले से आ रही है, अपना हॉर्मुज़ खुलवाने के हवाले से आ रही है। और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर साहब, ये जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 55 साल पहले, हेनरी किसिंजर ने जो बुनियाद रखी थी इन रिलेशनशिप की, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो अमेरिकी सदर का दौरा है ये किस तरह से रीशेप करेगा उस बुनियाद को? आई थिंक जब भी ये दौरा होता है आई थिंक इसके अंदर डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड, लेकिन इस वक्त एक क्रिटिकल टाइम है। आपने अच्छा मेंशन किया, जो हेनरी किसिंजर ने खोला था, दैट वाज अगेन थ्रू पाकिस्तान। आई थिंक 1970s के स्टार्ट की बात है, प्रिसाइसली शायद 1972 था, बिकॉज उसके अंदर चाइना के साथ एक हॉस्टिलिटी थी, फिर एक रपोशमा आया और फिर आपने देखा कि उसके अंदर बड़ी ग्रो की रिलेशनशिप। और दो नियोकॉन्स ब्लेम करते हैं जी कि आप चाइना को इतना लीवरेज दिया एंड दैट बिकेम एन इकोनॉमिक पावर, क्योंकि उसमें वेस्ट की भी मजबूरी थी। ये भी आई थिंक क्रिटिकल है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर बड़ा हार्डकोर टैरिफ्स के ऊपर ट्रंप का स्टांस रहा पूरी दुनिया पे। चाइना पे आई थिंक बड़ी एक्सलेटेड टैरिफ्स लगाई गई, फिर उन्होंने रिटेलिएट। एक तो मेरे ख्याल अंदर खाने डेफिनेटली बात हुई होगी,
और शायद मीडिया में भी आ जाए कि उस पर कुछ एग्रीमेंट है। दूसरा है कि ये जो 1+1 की बात हो रही है या G2 की बात हो रही है, टू ग्रेट सुपर पावर्स, उस तरफ अभी चीजें जाएंगी। देयर बी जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो डिसाइड किए जाएंगे, जिस तरह सोवियत यूनियन का टाइम था। लाइक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में शायद अमेरिका का अपना स्वे रहे और यूरेशिया में चाइना का ज्यादा जो है होल्ड जो माना जाए। बट लेट्स सी मिडिल ईस्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। और इसके दौरान जो है, चूंकि अगला दौरा लाइकली सितंबर में है, तो इसका मतलब है कि फिर आपने किस तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी जिससे माहौल खराब हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली अभी मे बी वी हैड टू अ परमानेंट पीस, और उसकी जरूरत भी है। एंटायर वर्ल्ड इज फेड अप ऑफ दिस वॉर। और जो आई थिंक डिट्रैक्टर्स हैं, चाहे मोदी है, चाहे नेतन्याहू है, नियोकॉन है, दे विल बी डिफीटेड। आप देखा उस दिन लिंडे ग्राहम साहब खामखा की क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान। ये वो हैं बेसिकली मिसिंग फॉरेस्ट फॉर अ ट्री। कितना बड़ा रोल पाकिस्तान ने प्ले किया अमन के लिए, और आप लेके बैठ गए जितने जहाज फाड़ रहे ईरान के। तो ये आई थिंक दीज आर डिस्ट्रैक्शंस, और ये काम नहीं आएगी बिकॉज ट्रम्प साहब ऑल्सो लाइक कि वो एक अच्छा लेट्स से पैगाम लेके आए हैं, और इसी तरह जाके अपने लोगों को बताएं जी कि he has a breakthrough with China। और शायद इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर पे भी आए। अच्छा, और मेरे ख्याल में भी अमन को चांस देना चाहिए। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से एक बड़ा बयान जिसका जिक्र किया सदर ट्रंप ने कि चीनी सदर ने ईरान को जो फौजी साजो सामान है वो ना देने का वादा किया है, इस दौरे से क्या जो चाइना और ईरान के ताल्लुकात है उन पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये देखिए, चाइना के तो जो अगर आप देखें इकोनॉमिक इंटरेस्ट है रीजन में, और अगर VNR प्रोजेक्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन रीजन में आ जाए CPEC पाकिस्तान के साथ है, फिर ईरान के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो फेजेस में हुई। एक तो वो आई डोंट थिंक सो कि उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। बाकी मिलिट्री हार्डवेयर पे चाइना ने कभी एक्नॉलेज किया भी नहीं है अगर उन्होंने दिया है, और ये चीजें आई डोंट थिंक सो कि एनीबॉडी इफ दे वांट टू डू इट तो प्रूव भी की जा सकती हैं। तो मे बी देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसके साथ कोई प्री कंडीशन जरूर लगाई गई होगी। अगर ये होना है तो साफ है फिर ईरान को डिलीवरी दिया जाएगा अमन के लिए। ईरानियंस तो ऑलरेडी देखें न्यूक्लियर पे भी मान चुके थे। अभी भी आई थिंक बाय एंड लार्ज देयर इज एन एग्रीमेंट, और रेस्ट वॉज के जी ओपन किया जाए, दे शुड आल्सो लिव लाइक अ नॉर्मल कंट्री। तो मेरे ख्याल में दूसरी तरफ जो है शायद ये भी कमिटमेंट हो कि फिर आप अटैक नहीं करेंगे ईरान पे, और चाइना की वो वाली बात भी माने। तो मेरे ख्याल में दैट्स व्हाई चीजें शायद पीस की तरफ जाएंगी, एंड मे बी नेक्स्ट राउंड ऑफ जो पीसफुल अच्छा, यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब दो बातें जो सामने आ रही हैं। एक तो ये कि अब नए हुर्मस वाला जो मामला था वो तूल पकड़ता जा रहा था, वो तो किसी की मुफाद में नहीं है। जो अब प्राइस हाइक है वो अमेरिका में भी देखी जा रही है। तो एक तो ये कि इससे बाहर निकलने का क्या ये जरिया था कि इस मुलाकात के बाद कोई ऐसा सोल्यूशन सामने रखा जाता जिसमें कहा जाता कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और ब्लॉकेड हटा रहे हैं। दूसरा ये कि जो एक मुलाकात में सख्त बात चाइना की तरफ से सामने आई है वो ताइवान को लेकर है, वन चाइना पॉलिसी के ऊपर, जिसमें पाकिस्तानी स्टेट भी उनके साथ उसी तरह से खड़ी है जिस तरह से चाइना खड़ा है। तो आपको लगता है कि वन चाइना जो पॉलिसी है उसको लेकर अमेरिका भी कुछ नरमी दिखाएगा, क्योंकि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करने के लिए तो मुआहदे कर चुका है उनके साथ? ये देखिए, ऑफिशियली तो अमेरिका की ये पॉलिसी रही है वन चाइना पॉलिसी पे ही दे बिलीव। यूनाइटेड नेशन में भी आप देख लें जो रिप्रेजेंटेशन है, और कोई रीजन नहीं है। देखें, अमेरिका का अगर आप थोड़ा सा टाइम दें, अगर आप पिछला लेट्स से 40 इयर्स देख लें, दे हैव गॉन इनटू परसिस्टेंट वॉर्स इन मिडिल ईस्ट, और उसके अंदर नुकसान तो बहुत हुआ है रीजन का, लेकिन अपनी इकोनॉमी की भी तबाही कराई है। पहले हम समझते थे शायद अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन, आउटसाइड के $1.5 ट्रिलियन यहाँ लगा, $2 ट्रिलियन इराक में लगा। इसका भी बजट जो है आई थिंक $1.5 ट्रिलियन का बजट मांग रहा है पीट हेगसेथ फॉर लेट्स से नेक्स्ट ईयर। तो इतनी बड़ी कॉस्ट आपने पे की, चाइना तो बड़े आराम से ग्रो करता रहा, और ये जो इम्बैलेंस था इनकी वॉर ने क्रिएट किया। तो इट मींस के जो लीवरेज था अमेरिका के इंडो पैसिफिक में वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगा। लोगों ने ये भी देख लिया कि मिडिल ईस्ट की वॉर में आप एक मिडिल पावर को टेक ऑन नहीं कर सकते, मतलब यू कुडंट चेंज द रिजीम, तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं अचीव किए। तो व्हाट टू टॉक ऑफ रशिया और चाइना जो बड़ी पावर्स है, तो ये सारी चीजें रीड की जाती है। दैट्स व्हाई आई फील, अभी आपने देखा कि ताइवान की अपोजिशन लीडर गई थी चाइना, और उन्होंने भी शायद एक रीयूनिफिकेशन की तरफ बात चल पड़ी है। तो ठीक है, देयर आर ग्रुप्स जो प्रो अमेरिकन ग्रुप्स हैं जो पावर में, बट देयर इज अ पार्टी हु वांट्स इंटीग्रेशन। तो और चाइना इज बीन वेरी वेरी पेशेंट, ये इनका है, दे आर हिस्टोरिकली वेरी पेशेंट पीपल। कहते हैं यार वी कैन डू इट फॉर 1000 years, जो पॉलिसी है, दे आर अ मिडिल किंगडम। तो मेरे ख्याल में शायद ताइवान पे भी अमेरिका की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगी, और शायद 5 to 10 years डाउन द लाइन यू फाइंड कि फिर वन चाइना बन भी जाएगा।
ताइवान गेट्स इंटीग्रेटेड। अच्छा, और ब्रिगेडियर साहब, इन दी एंड हम किसी भी तरह से आपने भी अभी बात की कि जो स्पॉयलर्स का रोल है वो नहीं भुला सकते सारी सिचुएशन के अंदर। अभी जो पीस के लिए एफर्ट्स हो रही हैं या फिर कोशिश की जा रही है हर तरफ से, क्योंकि कोई भी ये जंग नहीं चाहता, क्योंकि पूरे खिते के लिए, पूरे रीजन के लिए ये बेहतर नहीं है, ना सिर्फ उन दोनों ममालिक के लिए। तो रोल ऑफ स्पॉयलर्स क्या होगा? स्पॉयलर्स अभी भी क्या सारी जो सूरत हाल बनी हुई है इसको स्पॉइल कर सकते हैं? जी मेरे ख्याल में लीवरेज कम होता जा रहा है। अभी देखे ना, मोदी साहब भी शायद निकल रहे हैं, कोई दौरे शोरे करने हैं उन्होंने जाके मिडिल ईस्ट में, और फिर पहले दोवल साहब के कान भरते रहे लोग। लेकिन देखिए ये चीजें, मैं वही कहता हूं, दे आर मिसिंग फॉरेस्ट फॉर अ ट्री। क्या हुआ इस रिजल्ट का, इस वॉर का? अल्टीमेटली रीजन ने खुद फील किया कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो। पहले पाकिस्तान सऊदीया का, वो भी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, शायद कतर की बात हो रही है। और मिडिल ईस्ट में भी लेट्स से अगर हमारे दोस्त मालिक में कोई मिसपरसेप्शन थी वो भी दूर हो जाएंगी। स्पॉयलर्स का आई थिंक रोल बड़ा कम हो जाएगा। अभी आप देखें जो बॉडी लैंग्वेज थी शी और प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो भी नजर आ रही है। उसमें दे कैन ट्राई इट बट आई डोंट थिंक सो दे विल सक्सीड। चीजें अमन की तरफ जाएंगी। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो अब फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि अब एक अदम जारहियत का मुआहदा करने की तैयारी कर रहे हैं सऊदी अरब, मशरक़ वस्ता में और ईरान में, और हेलसिंकी मुआहदे की बुनियाद पर जो है वो एक नया मुआहदा जो इन दोनों के दरमियान में होगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कितना पॉसिबल देख रहे हैं आप ये होता हुआ? जी उसकी देखें रीजन है, इवन ईरान में जो हार्ड लाइनर्स थे दे आल्सो रियलाइज। अभी देखें अब्बास अरागची साहब, जो नई लीडरशिप है, इट्स वेरी डिफरेंट। फिर ईरान का यूथ है, बड़े पढ़े लिखे लोग, दे वुड लाइक टू बी मेन, हु वुड नॉट लाइक टू बी मेन स्ट्रीम, कि वो आना जाना हो गल्फ में, आप इधर से ट्रैवल करें, तुर्की चले जाएं, तुर्की वाले इधर आ जाएं, फिर लाइक यू नो यूरोपियन, और हम क्यों नहीं कर सकते? और अगर ये आई थिंक ब्रेक थ्रू होता है, दिस विल बी द ब्रेक थ्रू ऑफ द सेंचुरी। ये शिज़म खत्म होनी चाहिए। सेक्टेरियन बेसिस पे हम लेट्स से लड़ाया जा रहे हैं या लड़ रहे हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है 21st सेंचुरी में। तो ये आई थिंक दिस कुड बी अ मेजर ब्रेक थ्रू। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो खित्ते में मेजर शिफ्ट आएगा, दैट विल बी अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। और इसमें देयर इज अ रियलाइजेशन कि जो स्पॉयलर्स हैं, अभी भी भारत है, फिर इजराइल है, इनका लीवरेज कम होता जाएगा एंड आई थिंक दे विल बी पुश्ड टू पेरिफेरी। राइट, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो सिचुएशन उस पर हम बात कर रहे थे।